नमस्कार साथी मित्रों। जैनु की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफी स्टूडेंट और दर्शक मित्रों का सवाल था कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट या साइंटिस्ट का इंटरव्यू का प्रिपरेशन वेटनरी साइंस से हो या एग्रीकल्चर साइंस से हो या डेयरी या फिशरीज साइंस से हो, तो उन स्टूडेंट को कैसे करना चाहिए। तो काफी दिन से एक क्वेश्चन और ये वीडियो बनाने का मैं सोच रहा था और आज मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है। तो आज हम इस टॉपिक पे मतलब गहन चर्चा करने वाले हैं कि इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 पॉइंट जो है मेन उसको कवर करेंगे। सबसे पहले कि जब भी किसी एग्जाम होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट या सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, तो अभी कैंडिडेट ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे रिटन एग्जामिनेशन का अब एक नया शेड्यूल हुआ है, तो वहां रिटन एग्जामिनेशन कॉमन है। तो ये रिटन एग्जामिनेशन आपको कैसे क्रैक करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर वहां पे बायोडेटा जो आपका है, स्कोर कार्ड जिसको बोलते हैं, तो उस बायोडेटा आप अपना बायोडेटा कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मतलब अपने बायोडेटा को आपको बिल्डअप करना है स्ट्रांगली, तो कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ में जो लास्ट पॉइंट है, जो सबसे बहुत अहम पॉइंट है आज के हम वीडियो का, जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन, कि हमें इंटरव्यू का प्रिपरेशन वहां पे कैसे करना चाहिए, कौन सी चीज है जिसका हमें बार बार वहां पे ख्याल रखना चाहिए। तो आइए, तो हम इस सभी तीनों टॉपिक और पॉइंट को हम आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहला और हम जो इस वीडियो का पार्ट है वो रिटन एग्जाम है, मतलब उसको कैसे करना है। आप चाहे साइंटिस्ट का पोस्ट हो तो एआरएस के तौर पे वहां पे जो एआरएस रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो वहां पे अपना एग्जाम लेता है, तो वहां पे एग्जाम के सबसे पहले पॉइंट में वो जो नेट का एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है। उसके बाद अगर वहां से आप क्वालिफाई कर लिए तो आगे आपका वहां पे एग्जाम का जो पैटर्न है वो सब्जेक्टिव पैटर्न है और उसके बाद आपका इंटरव्यू है। लेकिन यहाँ पे हम असिस्टेंट प्रोफेसर, पर्टिकुलरली आप कोई भी स्टेट से हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, गुजरात से हो या किसी भी महाराष्ट्र से हो, तो वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए वहां पे अभी भी जो रिटन एग्जाम होती है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है। तो मतलब आपको कौन सी चीज पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, और फिर आपको वहां पे एग्जाम में अच्छे मार्क कैसे लाने हैं, क्योंकि रिटन एग्जाम के बेसिस पे वहां पे कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट होता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, चाहिए वो गुजरात की कामधेनु यूनिवर्सिटी हो, गुजरात की कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, तो उसके बारे में भी आपको कैसे पढ़ना है, तो हम आज यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप किसी एग्जाम, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट या सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, जो मतलब उसका लेवल है एमबीएससी या मास्टर डिग्री है, मतलब एमबीएससी या मास्टर डिग्री आपने की, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो वहां पे आपको सबसे पहले जो भी आपका सब्जेक्ट है, सपोज मेरा वेटनरी पैथोलॉजी है, तो मेरे वेटनरी पैथोलॉजी के रिलेवेंट जो भी जितने भी बुक है अवेलेबल, जो मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, मान लो कि जनरल वेटनरी पैथोलॉजी है तो हम जेएल वेगार का यूज करते हैं वहां पे। तो जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक है, हर सब्जेक्ट का, जो आपने एमबीएससी में सब्जेक्ट जितने भी पढ़े, वो पूरे एमबीएससी के सब्जेक्ट के अंदर हर किताब, मतलब कोई एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक को आपको वहां पे अच्छे से पढ़ना है। जब आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक किताब को पढ़ लो, तो उसके बाद आपको वहां पे जो भी आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यू हो, मतलब एटलीस्ट आपको 4,000 मतलब 4,000 एमसीक्यू आपको वहां पे पढ़ना है आपके सब्जेक्ट की। जब आप स्पेसिफिक बुक पढ़ लो, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यू होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जहां से मिले, कहीं से मिले, किताब के रूप में मिले, कहीं ओल्ड पेपर मिले, तो वहां से आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यू पढ़ लेना है। सपोज मेरा वेटनरी पैथोलॉजी है, तो वेटनरी पैथोलॉजी में एक बहुत अच्छी किताब है कि जो प्योरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पे है, बाय सेक टीजे। तो वहां पे उस किताब में करीब 4,500 क्वेश्चन है पैथोलॉजी के। तो ऐसे आपका सब्जेक्ट कोई हो तो उस सब्जेक्ट की आपको किताब पढ़नी है। किसी का एक्सटेंशन हो तो एक्सटेंशन रिलेटेड कोई बुक हो, किसी का माइक्रोबायोलॉजी हो तो माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड कोई एमसीक्यू किताब हो, कोई एग्रीकल्चर हो तो एग्रीकल्चर रिलेटेड या हॉर्टिकल्चर रिलेटेड कोई किताब है, तो उसको वहां पे आपको अच्छे से, जब आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक किताब पढ़ लो, तो उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यू वहां पे पढ़ना है। अब दूसरी चीज के आपको कैसे पढ़ना है, देखो, जब आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक को आपको थरोली पढ़ना है,
जो आप मास्टर डिग्री के टाइम पे पढ़ोगे, वो एक किताब आप मास्टर डिग्री के टाइम पे जो पढ़ रहे हो वही किताब को आने वाले भविष्य में जब एग्जाम होगा तब आपको पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। तो वहां पे आपको सबसे पहले जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक हो उसको थरोली पढ़ लेना है। जब आप उसको थरोली पढ़ लोगे तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी आपको नोट कर लेना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसका एक नोट बनाइए आप बहुत अच्छे से, तो उस नोट पॉइंट को नोट कर लीजिए। और उसके बाद जब ये हो जाए तब वहां पे आपको एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसको अच्छे से पढ़ना है। मिनिमम 4000 आपको क्वेश्चन वहां पढ़ना है। जब आप ये पढ़ लो तो उसके बाद जब एग्जाम होती है उससे पहले आपको ये सब चीज का 2 टाइम रिवीजन हो जाना चाहिए, ताकि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि गुजरात के अंदर जो कामधेनु यूनिवर्सिटी है या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो पिछली बार जो कामधेनु यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पैटर्न हुआ था वो 50 मार्क का स्क्रीनिंग टेस्ट था, लेकिन वहां पे किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं था। और जो भी क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे उसका लेवल बहुत ही अच्छा, मतलब मॉडरेट लेवल पे था, इजी नहीं था और मॉडरेट लेवल पे वहां पे उसका लेवल था। और वहां पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल 60 क्वेश्चन वहां सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे थे। मतलब मैं पैथोलॉजी से हूं तो पैथोलॉजी के क्वेश्चन पूछे थे, कोई माइक्रोबायोलॉजी से है तो उसको माइक्रोबायोलॉजी के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन हर बार जब भी आप एग्जाम कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो उससे पहले उसका जो एग्जाम पैटर्न हो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। तो आपको उस यूनिवर्सिटी की जब आप अप्लाई करते हो या तो आपका जब एडवर्टाइज होता है वहां पे ही लिखा होता है पर्टिकुलर एग्जाम का, या अगर उसका वहां सिलेबस नहीं दिया होता तो आपको उस वेबसाइट को रेगुलरली आपको चेकअप करते रहना है। ये हो गई रिटर्न एग्जामिनेशन। आपको कैसे, मतलब अगर वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सभी क्वेश्चन का आंसर वहां कर देना है। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपको वहां 50 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, आपको 40 ऑब्जेक्टिव आपके मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गए, 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि वहां 10 क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आपको 10 में से 3 या 4 भी सही हो जाए तो आपका स्कोर ज्यादा हो जाता है। इसलिए जब भी रिटर्न एग्जाम हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, तो आप हमेशा ये ध्यान में रखना कि सभी क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्कोर कार्ड और बायोडाटा मार्क। देखो ये स्कोर कार्ड और बायोडाटा का मार्क बहुत ही अहम है। रिटर्न एग्जाम के बाद स्कोर कार्ड और बायोडाटा के मार्क प्लस इंटरव्यू के मार्क दोनों जुड़ के आपका सिलेक्शन होता है। तो स्कोर कार्ड और बायोडाटा मार्क में 5 आधार स्तंभ है। सबसे पहला आपका क्वालिफिकेशन, मतलब यूजी, पीजी और पीजीडी के वहां पे मार्क्स दिए गए हैं। उसके बाद आपके पास कोई भी मेडल हो, अवार्ड हो, मतलब गोल्ड मेडल हो, यंग साइंटिस्ट अवार्ड हो, कोई केस प्राइज हो, उसके भी वहां पे मार्क है। उसके बाद आपके पब्लिकेशन, मतलब आपके नास रेटेड जर्नल में रिसर्च पेपर की बात कर रहा हूँ, रिसर्च पेपर जो आपके पब्लिश किए हैं वहां पे उसके मार्क्स हैं। तो मतलब आपको एटलीस्ट 3 से 4, जब आप फर्स्ट स्टेज में हो तो वहां पे आपको 3 से 4 या मैक्सिमम 5 पब्लिकेशन का, मतलब जब आप एमबीएससी करके निकलते हो तो एटलीस्ट आपके पास 3 से 4 अच्छे रिसर्च पेपर होने चाहिए। और साथ में वहां पे जो खेडूत उपयोगी लेख होते हैं, मतलब फार्मर के उपयोगी, या कोई न्यूज़पेपर में या किसी भी प्रकार के सामयिक में आप वहां पे अपनी लोकल लैंग्वेज, चाहे कोई हिंदी या गुजरात है तो गुजराती से, हिंदी में तो हिंदी में, या कोई भी लोकल, मतलब पंजाब से है तो पंजाबी में, आपको मतलब एटलीस्ट 3 से 4 एटले ऐसे मतलब खेडूत उपयोगी आपको मतलब लेख आपके पास होने चाहिए। उसके बाद है सेमिनार और वर्कशॉप, मतलब कि जो भी सिंपोजियम होता है, सेमिनार होता है, वर्कशॉप होता है, या कोई भी ट्रेनिंग होती है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, उसको आप अटेंड करिए। आप एमबीएससी में हो तो आप अटेंड करिए, अच्छे से अटेंड करिए, क्योंकि इस चीज का वहां पे मार्क है। साथ साथ में जब आप यूजी में जो भी आपने एनसीसी एनएसएस किया है, मतलब उसके भी यहाँ पे मार्क जुड़ते हैं। तो मतलब जो भी सेमिनार ट्रेनिंग का जब भी मौका मिले आप उसमें जाइए। उसके बाद एक्सपीरियंस, जब आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं या पीएचडी करने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस है, वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के भी हर जगह पे मतलब मार्क दिए हैं, मतलब स्कोर कार्ड में मार्क है। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर और मिससेलेनियस, मतलब यहाँ पे क्या है कि काफी जगह पे, काफी यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो हम करते हैं उसमें हमने पार्टिसिपेट किया है या उसमें हमने अवार्ड मिला है तो उसके मार्क रहता है। और मिससेलेनियस का मतलब ये है कि वहां पे आप मान लो कि किसी स्टेट का अप्लाई कर रहे हो तो उस स्टेट के अंदर कोई, मतलब कि सपोज यहाँ गुजरात है तो गुजरात एसएयू के अंदर भाई कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वगैरह है या कामधेनु यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे गुजरात
गुजराती लैंग्वेज अगर 10th में और 12th में है आपके पास, तो उसके 4 मार्क वहां पे एक्स्ट्रा जुड़ते हैं। तो ये हो गई मतलब बायोडाटा, मतलब आपको हर चीज का ख्याल रखना है, क्वालिफिकेशन, मेडल, अवार्ड्स, पब्लिकेशन, सेमिनार, वर्कशॉप, और एक्सपीरियंस तो आपका बाद में होगा, लेकिन ये 4 चीज को आप वहां पे जब एमबीएससी कर रहे हो तो उस पर आप फोकस कर सकते हो। साथ में जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है एमबीएससी के टाइम भी होती है, आप भी जो मतलब स्टेट लेवल या नेशनल लेवल की जो भी कंपटीशन होती है उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, अच्छे से करिए, वहां पे आप रैंक लाइए, ताकि आपका जो बायोडाटा हो अच्छे से स्ट्रांगली बिल्डअप होता रहे। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली जो स्कोर कार्ड और बायोडाटा का मार्क है, पर्टिकुलरली जो गुजरात की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या मतलब वेटनरी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है पर्टिकुलरली गुजरात, तो उसके लिए वहां पे क्या मार्क है। तो वहां पे सबसे पहले जो है आपका जो 25 मार्क है वो क्वालिफिकेशन है, मतलब के जो 50% है वो वहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी का। उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि जो आपका यूजीपी ओजीपी है यूजी का, उसको मल्टीप्लाई बाय 0.75, वहां पे जो मार्क आपका है वो मिलेगा। उसके बाद जो एमबीएससी है तो उसका आपको जो भी आपका ग्रेड पॉइंट है उसको मल्टीप्लाई बाय 1, तो वहां पे आपका हो गया, तो जो भी होगा मार्क वो वहां पे मिल जाएगा। और जो आपका आप पीएचडी है तो वहां पीएचडी को आपको 7.5 मार्क मिल जाएंगे। तो 7.5 यूजी का, 7.5 पीएचडी का और एमबीएससी का वहां पे 10 आउट ऑफ मार्क मिलने वाले हैं, तो आपके हो गए 25। मतलब यूजी का आउट ऑफ 7.5, पीजी का आउट ऑफ 10 और पीएचडी का आउट ऑफ 7.5 मार्क। उसके बाद है मेडल्स, अवार्ड। तो वहां पे मेडल और अवार्ड की जो हम बात करते हैं कि वहां पे मैक्सिमम 3 मार्क है। इससे ज्यादा मान लो कि किसी को 3 मार्क मिल गए, उसके पास 10 अवार्ड है, तो वहां पे उसको 10 मार्क नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम उसको 3 ही मिल सकते हैं। तो मेडल में क्या है कि अगर आपके पास चांसलर या वाइस चांसलर या और कोई नेशनल मेडल है तो वहां पे आपको एक का 1 मार्क मिलेगा और मैक्सिमम वहां पे 2 मार्क मिल सकता है। मतलब आपके पास 2 है तो 2 मार्क मिल गए, और आपके पास 3 है तो वहां पे 2 ही मार्क मिलेंगे। उसके बाद अगर आपके पास मेरिट मेडल है, केस प्राइज है, या कोई साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन आपने किया है, कोई यंग साइंटिस्ट अवार्ड या रिसर्च पेपर अवार्ड है, तो उसका आपको 1 का 0.5 मार्क और मैक्सिमम वहां पे 1 मार्क है। मतलब मेडल का 2 मार्क और अन्य जो है वहां पे उसका मैक्सिमम का 1 मार्क है। तो ऐसे मिला के वहां पे 3 मार्क हो गए। उसके बाद है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के अंदर अगर आपने कोई गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है या सेमी गवर्नमेंट या कोई नेशनलाइज ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक्सपीरियंस है, तो वहां पे 1 साल का 2 मार्क, लेकिन वहां पे मैक्सिमम 5 मार्क है। अगर आपका 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया गवर्नमेंट का, तो 2.5 इंटू 2 मतलब 5 मार्क। मतलब आपके पास अगर 4 साल नौकरी है तो 8 मार्क नहीं मिलेंगे, वहां पे 5 मार्क ही मिलने वाले हैं। अगर आपके पास इसके अलावा आरए हो या एसआरए हो, एसआरएफ हो, या कोई रिसर्च फेलो का एक्सपीरियंस है, तो उसका 1 साल का 1 मार्क वहां पे जुड़ता है। वहां पे अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 मार्क वहां पे मिलने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं पब्लिकेशन की। देखो पब्लिकेशन के 5 मार्क है, उसमें से पब्लिकेशन में 3 मार्क जो है आपका रिसर्च पेपर का है। एक रिसर्च पेपर मींस 1 मार्क, अगर आपके 3 है तो 3 मिल गए। उसके बाद जो 2 मार्क है, जो 3 प्लस 2, वहां पे जो डिवाइडेशन है 2 मार्क है। वहां पे जो पर्टिकुलर जो भी हम खेडूत उपयोगी लेख लिखते हैं, बुकलेट, फोल्डर वगैरह लिखते हैं, तो उसके वहां पे मार्क है, वो वहां पे 1 का 1 मार्क है और मैक्सिमम वहां 2 मार्क मिल सकते हैं। मतलब 2 है तो 2 मार्क आपको मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेमिनार, वर्कशॉप, सिंपोजियम या कोई भी ट्रेनिंग है। अगर आपने किसी में पार्टिसिपेंट किया है तो वहां पे आपको 1 का आधा मार्क मिलेगा और मैक्सिमम 1 मार्क मिल सकता है वहां पे। और किसी आपने कोई तालीम ली है शॉर्ट टर्म या मतलब कोई डेवलपमेंट ट्रेनिंग ली है या लॉन्ग टर्म तालीम ली है, तो वहां पे भी 1 तालीम का आधा मार्क है, मतलब 1 ट्रेनिंग का आधा मार्क है। वहां पे भी आप मैक्सिमम 1 मार्क तक वहां पे सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास कोई एनसीसी, एनएसएस या ट्रेकिंग कैंप या अन्य कोई तालीम है, कोई डेवलपमेंट वाली तालीम है, तो वहां पे आपको आधा मार्क 1 तालीम का मिलने वाला है और मैक्सिमम वहां पे 1 मार्क मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का वहां पे सबसे अहम बात है कि वहां पे 5 मार्क है। अगर कोई आपने स्टेट लेवल या नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट किया है तो उसके भी मार्क है। अगर स्टेट लेवल में आपने पार्टिसिपेट किया है कोई गेम्स में या कल्चर एक्टिविटी में, तो 0.5 मार्क है एक पार्टिसिपेशन का और मैक्सिमम वहां पे 1 मार्क ले सकते हो। अगर आपने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन किया है तो आपने एक बार पार्टिसिपेट किया है तो 1 मार्क और मैक्सिमम वहां पे 1 मार्क ही मिल सकता है।
उसके बाद अगर कोई स्टेट लेवल में आपको अवार्ड मिला है तो अगर आपके पास एक अवार्ड है तो उसका 1 मार्क है, वहां पे मैक्सिमम आपको 1 मार्क मिल सकता है। अगर आपने नेशनल लेवल पे कोई अवार्ड लिया है तो वहां पे आपको नेशनल लेवल पे एक अवार्ड का 2 मार्क, मतलब मैक्सिमम वहां पे अगर एक अवार्ड है तो वहां पे 2 मार्क ले सकते हो, मतलब मैक्सिमम मार्क वहां पे 2 है, ऐसे करके 5 मार्क वहां पे हो रहा है। उसके बाद है गुजरात के अंदर, अगर आपके पास 10th या 12th के अंदर गुजरात लैंग्वेज का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, मतलब कि 10th या 12th में आपने गुजराती सब्जेक्ट आपने पास किया है, तो वहां पे आपको वहां पे उसके 4 मार्क वहां पे मिलने वाले हैं। तो ये बात हुई स्कोर कार्ड और बायोडाटा का मार्क, ये सब मिला के टोटल आउट ऑफ 50 मार्क वहां पे बायोडाटा होता है। और जब भी सिलेक्शन प्रोसेस होती है तो 50 मार्क वहां बायोडाटा होता है और 50 मार्क आपका वहां पे इंटरव्यू होता है। अब हम बात करते हैं मुद्दे पे, जो है हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे? देखिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन में सबसे पहला सवाल होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब अपने आप को कैसे वहां पे डिस्क्राइब करोगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही बहुत ही अहम है। उसमें आपका पूरा जिस्ट आ जाना चाहिए। उसमें क्या क्या चीज इंकॉर्पोरेट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपका नेम, आपका होम टाउन, आपका जो यूजी पीजी पीएचडी डिग्री है, और उसके साथ आपके कोई मेडल्स, अवार्ड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है, उसको वहां पे डिस्क्राइब करना है। साथ में आपके पब्लिकेशन और आपका जो करंटली वर्किंग और द पास्ट एक्सपीरियंस है उसको भी वहां पे अच्छे से बताना है। लेकिन आपका इंट्रोडक्शन वहां 5 मिनट नहीं देना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आपका इंट्रोडक्शन विद इन 1 मिनट या 1.5 मिनट या मैक्सिमम 1.5 मिनट तक आपका इंट्रोडक्शन वहां खत्म हो जाना चाहिए। तो आपका इंट्रोडक्शन इतना शॉर्ट बनाइए, सिर्फ 6 से 7 लाइन में पूरा इंट्रोडक्शन आ जाना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैंने मेरा जो इंट्रोडक्शन दिया था मेरे इंटरव्यू के टाइम, जब भी मैं इंटरव्यू में गया तो मेरा इंट्रोडक्शन इस तरह रहता था कि माई सेल्फ डॉक्टर जैनुद्दीन खोरजिया फ्रॉम द मोरबी डिस्ट्रिक्ट। I did my BVSC in AH from the Veterinary College Eskinagar in 2012 with Best Internship Award and the Gold Medal. Further, I did my MVSC with Veterinary Pathology from the Veterinary College Anand in 2014. Subsequently, I topped in All India PhD entrance and completed PhD from the Indian Veterinary Research Institute with with Best PhD Thesis Award, Young Scientist Award, Best Research Paper Award, and Best Poster Presentation Award. I have also completed the postgraduate diploma in disaster management from the IGNOU through the distance learning. I have published 38 publications including the research papers, book and the popular article. Previously, I have worked as assistant professor at Veterinary College Mathura from the April 2017 to September 2019 and was engaged in the various academic activity. And currently, I am working as assistant professor Kamdin University, Gujarat from the September 2023 and posted at Veterinary College Navsari. सिंपल। इसको थोड़ा सा आपको स्पीड अप करके वहां पे बोलना है, और जहां आपको टोन बनाना है, जैसे मेडल है, अवार्ड है, वहां पे आपको टोन बनाना है। और स्पेसिफिक जो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है वहां पे भी आपको अपना टोन थोड़ा सा, साउंड हल्का सा आपको अप करना है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं, काफी सारी चीज है उसमें कि आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, आपका मेकअप कैसा होना चाहिए। जब भी इंटरव्यू में जाते हो तो वहां ड्रेस कोड, मेकअप और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका बिहेवियर और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, और आपकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए। तो इस बारे में मैंने ऑलरेडी हमारा एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने अपलोड किया है, जिसको हमने जीपीएससी इंटरव्यू पार्ट 1 करके अपलोड किया है, जिसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां से आप उसको अच्छे से देख पाओगे और देख सकोगे। वहां पे मैंने पूरी डिटेलिंग बताई है कि भाई आपको ड्रेस कोड कैसे रखना है, आपका मेकअप कैसा होना चाहिए, सब चीज। उसके बाद मैंने बहुत ही दूसरा जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें आप जब भी इंटरव्यू में जाते हो तो आपकी एंट्री कैसी होनी चाहिए, वहां पे आपका सीटिंग बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपको वहां पे स्पेसिफिक आंसर कैसे देना है, और वहां पे जब आपको अच्छे से क्वेश्चन आता हो तो वहां पे अपने आप पे हड़बड़ी नहीं करना है, और अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है उसके बारे में भी मैंने वहां पे बताया है। और जब आप इंटरव्यू खत्म करते हो तो इंटरव्यू के रूम से बाहर कैसे निकलना है उसके बारे में भी मैंने वहां पे एक वीडियो बनाया है, जिसकी भी मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। और साथ में मैंने वहां पे जब भी आप किसी भी फील्ड से हो तो वहां का एक जनरल प्रिपरेशन होता है, अपना खुद का एक प्रिपरेशन होता है, और साथ में एक टेक्निकल प्रिपरेशन होता है। तो उसको कैसे करना है, उसको कैसे कर सकते हो, अच्छे से रिफाइन करना है, उसको कैसे करना है, तो उसके बारे में भी मैंने एक वहां शानदार वीडियो वहां पे ऑलरेडी अपलोड किया है, तो उसको वहां पे आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की आगे की। वहां पे 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है आपका पीजी और पीएचडी का थीसिस।
उसका एनालिसिस आपको आना चाहिए। दूसरा है जो अभी आपका सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट से आपने एमबीएससी किया, उस सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी हमारा पीजी और पीएचडी थीसिस है उसमें कौन सी चीज को हमें वहां पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो भी आपका पीएचडी और पीजी थीसिस है उसका टाइटल, उसके जो ऑब्जेक्टिव हो आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए। उसके बाद उस जो भी पीजी और पीएचडी में आपने टॉपिक चूज किया है, भाई व्हाई यू हैव चूज द टॉपिक, आपने क्यों भाई इसको टॉपिक को चूज किया, उसके बारे में आपको वहां ब्रीफ होना चाहिए। और जो भी आपने रिसर्च किया है वहां पे जो भी टेक्निक यूज की है और पैरामीटर यूज किए है उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। सपोज आपने कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैरामीटर किया है, तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रेडिकल इंजरी, फ्री रेडिकल इंजरी। और आपने मान लो कि कोई एसओडी किया है और साथ में कोई दूसरे भी होते हैं, मान लो कि कोई आपने 2 ही पैरामीटर किया है, तो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड जितने भी पैरामीटर है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो भी पैरामीटर लिया है, कब बढ़ता है कब डाउन होता है, कौन सी चीज में आपके रिसर्च में भाई ऐसा क्यों रिजल्ट आया, तो उसका कोरिलेशन क्या है, तो सब चीज आपको इन डेप्थ वहां पे आनी चाहिए। जो भी टेक्निक आपने यूज की, लाइक किसी ने वेस्टर्न ब्लॉट किया है, पीसीआर किया है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री या किसी भी प्रकार की टेक्निक या कोई मतलब स्टैटिस्टिक वहां पे लगाया है, स्टैटिस्टिक्स टूल का यूज किया है, उसके बारे में उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके बारे में इन डेप्थ आपको वहां पे अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो भी आपका रिसर्च है उसकी आउटकम क्या आई, उस रिसर्च के आउटकम के बारे में आपको अच्छे से वहां पे आपको ब्रीफ होना चाहिए। फिर जो भी आपका रिसर्च हुआ उससे सोसाइटी, फार्मर्स या साइंटिफिक कम्युनिटी को क्या बेनिफिट हुआ। मान लो कि कोई आपका सोसाइटी को क्या बेनिफिट हुआ, फार्मर को भाई क्या बेनिफिट हुआ, साइंटिफिक कम्युनिटी को क्या बेनिफिट हुआ। और मान लो कि किसी ने रिसर्च किया, उस वहां से कोई वैक्सीन अच्छे से निकल पाई, तो एक पूरा वैक्सीन मतलब पूरे मतलब जितने भी एनिमल्स है उसके लिए वो फायदा कारक हुआ। तो जो भी आउटकम हुआ है रिसर्च का, उसका जो बेनिफिट होने वाला है वो वहां पे आपको अच्छे से बताना है। उसके बाद हम बात करते हैं इन डेप्थ नॉलेज, मतलब आपका सब्जेक्ट जो है, जो आपने कोर्स पढ़ा है यूजी और पीजी और पीएचडी लेवल में, पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट का, मान लो कि आप न्यूट्रिशन से पीजी कर रहे हो, तो न्यूट्रिशन के बारे में आपको एमबीएससी के टाइम या मास्टर डिग्री के टाइम जो भी कोर्स पढ़े हो उस कोर्स के बारे में सभी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सभी चीज आपको वहां पे क्लियर होनी चाहिए। पीएचडी के टाइम जो भी कोर्स पढ़े उसको भी क्लियर होनी चाहिए। और आपके जो सब्जेक्ट है वहां पे कोई एडवांसमेंट हुआ है, मान लो कि कोई गाइनेक से है तो वहां पे कोई क्लोन हुआ है, कोई मतलब पर्टिकुलर सेक्स सॉर्टेड सीमेंट, जैसे मतलब एडवांसमेंट उसमें होता रहता है। कोई ब्रीडिंग रिलेटेड एडवांसमेंट हुआ है, कोई मतलब एनिमल रिलेटेड एडवांसमेंट हुआ, कोई एनिमल जेनेटिक्स ब्रीडिंग से है तो वहां पे नई कोई ब्रीड मतलब रिकॉग्नाइज हुई है, तो उसके बारे में जो भी अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक एडवांसमेंट है उसको अच्छे से हमें पता होना चाहिए। फिर वहां पे जो हमारी सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड हमें एटलीस्ट 5 से 10 इंडियन और फॉरेन ऑथर की किताब का नाम हमें वहां पे आना चाहिए। और हमारा सब्जेक्ट का कोई न्यूज हो, मान लो कि कोई वायरोलॉजी से है तो अभी लंपी स्किन एक वैक्सीन, नया लंपी स्किन डिजीज का जो हमारी इंडिजीनियस वैक्सीन अभी जो मतलब डेवलप होने जा रही है और लॉन्च होने वाली है आने वाले भविष्य में, कुछ ही देर में उसको लॉन्च होने जाएगी, मतलब ड्रग अथॉरिटी ने उसको अप्रूव कर दिया है। तो लंपी स्किन डिजीज जो आज तक हम गोट पॉक्स वाली यूज करते थे या स्विप पॉक्स यूज करते थे, अब हम यहाँ पे क्या है जो केटल से वायरस लिया है उसी वायरस का वैक्सीन बनाया है। तो ऐसी चीज जो होती है डेवलपमेंट जो हमारे फील्ड के रिलेटेड है, जो हमारे रिलेटेड है डेवलपमेंट, उसके बारे में हमें वहां पे आना चाहिए। साथ में हम जिस जगह से आते हैं, जहां से हमने अपना डिग्री लिया है, उस जगह का पूरा नॉलेज हमें होना चाहिए। और हमारे जो फील्ड है उसके रिलेटेड जो हमारा सब्जेक्ट है या हमारे फील्ड रिलेटेड जो फेमस पर्सनालिटी है करंटली जो न्यूज में होती है, जब इंटरव्यू देने जाते हो उस न्यूज में जो होती है उसके बारे में आपको वहां पे अच्छे से वहां पे नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं साथ में जब भी इंटरव्यू देने जाते हो, जब आप जहां पे काम करते हो, जहां पे आपका अभी वर्क एक्सपीरियंस चालू है, उस जगह का मतलब आपको पूरा इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। मतलब कि वहां पे जब काम कर रहे हो, चाहे सपोज कोई फील्ड में काम कर रहा है, कोई वेटनरी ऑफिसर और पैथोलॉजी बैकग्राउंड से है, तो वहां पे उसका जो क्वालिफिकेशन है उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है उस फील्ड के अंदर, तो उसका आंसर देना है। तो अगर मान लो कोई पैथोलॉजिस्ट है और फील्ड में काम कर रहा है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी 2 है।
एक तो है वहां पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और दूसरा है क्लिनिकल पैथोलॉजिकल इवैल्यूएशन। क्योंकि जब भी कोई केस होता है, कोई मतलब इनसोले मतलब वहां सोल्व नहीं हो पाता है, तो उसका अगर आप मतलब क्लिनिकल पैथोलॉजी रिलेटेड ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट या सीरम टेस्ट करते हो या ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन करते हो, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इसको ये डिजीज है, तो इसका ये डायग्नोसिस होगा। साथ में कोई एनिमल, अगर कोई पोल्ट्री फार्म है वहां पे मोर्टालिटी हो रही है, तो पोस्टमार्टम के बेसिस पे वहां पे आप डायग्नोसिस दे पाते हैं और वहां पे पर्टिकुलर फार्मर का लॉसेस होने से आप बचाते हो। तो जो आपका एक क्वालिफिकेशन है, उसकी जहां पे आप काम कर रहे हो, चाहे कहीं पे भी काम कर रहे हो, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। कोई मतलब कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, और कोई एस्टर बायोसाइंस वाली कंपनी जैसे में काम कर रहा है, तो वहां उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो उसके बारे में उसका क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको वहां पे आंसर, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे जाए उसके आंसर वहां पे देने हैं। उसके बाद जब भी जहां पे भी काम कर रहे हो, उसके बारे में आपको ब्रीफ होना चाहिए कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरा एक क्राइटेरिया है। मान लो कि फील्ड में हो तो वहाँ केस देखना है, कोई लेबोरेटरी डायग्नोसिस करना है। अगर आप प्राइवेट में हो तो वहाँ पे आपको जो भी मतलब पर्टिकुलर बनाना है, उसके बारे में भी आपको वहाँ पे अच्छे से वहाँ पे ब्रीफ होना चाहिए। और कोरिलेशन होना चाहिए, जो आपका प्रेजेंट वर्क कर रहे हो उसका आपका क्वालिफिकेशन के साथ कोरिलेशन क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, उसके बारे में भी आपको अच्छे से वहां पे ब्रीफ होना चाहिए। उसके बाद आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो, वहां पे आपने कोई टेक्निक अर्न की है या लर्न किया है, और पास्ट के एक्सपीरियंस से आप क्या सीखे हो, क्या वहां पे था, उस सब चीज का आपको एक ब्रीफ होना चाहिए। आपको ये जब इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हो ना, तो वहां पे एक आप नोट बनाइए, एक वर्ड में नोट बनाइए, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ से होके जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, वो सब क्वेश्चन वहां पे लिखते जाइए और वहां पे आंसर लिखते जाइए कि भाई मेरा काम यहाँ पे मेरा यह है, और मेरा यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ उसके मेरी क्वालिफिकेशन की एप्लीकेबिलिटी ये है। उसके बाद सबसे अहम सवाल है कि जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस इंस्टीट्यूट, उस यूनिवर्सिटी का वहां का जो जॉब प्रोफाइल है, उसके बारे में आपको पूरी मतलब माहिती होनी चाहिए। मान लो कि सपोज आप यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का वर्किंग बैकग्राउंड, रिसर्च, टीचिंग और एक्सटेंशन, उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। फिर आपको अगर मान लो कि हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं, पूछे क्वेश्चन, तो आप हमारे यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर उसको कैसे अपलिफ्ट करोगे, वो उसको कैसे अच्छे से उसको मतलब आप गाइड करोगे। हर टीचिंग के अलावा भी आप कैसे उसको गाइड करोगे, और टीचिंग को अच्छी टेक्निक से मतलब आप कैसे उसको पढ़ाओगे कि उसका मोरल अप हो जाए, और उसको वहां पे अच्छे से अच्छे मतलब आपको सिलेक्ट करने से हमारे बच्चों के अंदर बहुत ही अच्छा इंपैक्ट आएगा। तो कैसे आएगा उसके बारे में आपको वहां पे क्वेश्चन के लिए आंसर देने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और वहां पे जब भी आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हो, मान लो एपी का इंटरव्यू है, तो वहां पे आपको पूछते हैं भाई टीच एनी टॉपिक। वहां पे आपको मतलब टीचिंग के हिसाब से वहां पे एक टीचिंग स्किल, मतलब अपने घर पे ही जब आप इंटरव्यू देने जाते हो उससे पहले 8-10 टॉपिक पे वहां पे आप घर पे ही खुद 4-5 मिनट के लिए टीचिंग करो, अच्छे से करो, ताकि आपको वहां पे हैबिट बनेगी। आपको वहां पे हैबिट बनेगी तो आप अच्छे से वहां पे जब टीचिंग करने को बोलेंगे, किसी भी टॉपिक पे बोलेंगे, जब आपने थोरोली रीड किया है, तो आप अच्छे से वहां पे 3 से 4 मिनट कॉन्फिडेंस के साथ टीच कर पाओगे। वहां पे टीचिंग में कुछ नहीं देखते, वहां नॉलेज का भी देखना अनिवार्य है, लेकिन वहां पे जो आपका कॉन्फिडेंस है, आप कैसे डिलीवर करते हैं, वो वहां पे सबसे अहम और इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे हमने बात की जो भी हमारा टीचिंग रिलेटेड था वो। और अब हम बात करते हैं कि पिछली बार जो कामधेनु यूनिवर्सिटी और कोई भी मतलब एसआईयू के अंदर जो इंटरव्यू होता है, तो वहाँ इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो वहाँ रिटर्न एग्जामिनेशन में जो आपने मार्क किया, मार्क आपने जो अचीव किया, उसका 50% वेटेज होता है, और आपका जो बायोडाटा और स्कोर कार्ड है उसका 50% वेटेज है, और उसका जो मेरिट कैलकुलेट हुआ था पिछली बार, और उसमें जो टॉप 10 स्टूडेंट थे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो इस बार जो आने वाले भविष्य में जब कहीं पे भी इंटरव्यू होगा, तो वहां पे एक रूल्स है, अगर गवर्नमेंट का भी रूल्स है, गुजरात में भी रूल्स है, गुजरात जीपीएससी का भी रूल्स है कि अगर 1 से 3 पोस्ट है वहां पे, तो वहां पे आपको मतलब अप टू 3 पोस्ट वहां पे 10 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हैं। अगर 3 से ज्यादा वैकेंसी है तो वहां 3 टाइम, मान लो कि 4 सीट है, तो वहां पे 12 कैंडिडेट को वहां पे पर्टिकुलरली वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर गुजरात हो या असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पे भी हो, मतलब वो वेरी करता है, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी। मतलब
कोई यूनिवर्सिटी के अंदर वहां पे जो बायोडेटा प्लस रिटर्न का 80% वेटेज है, तो इंटरव्यू का सिर्फ 20% वेटेज है। तो उसके लिए आपको जो भी यूनिवर्सिटी के लिए आप एग्जाम देने जाते हो, जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया, उस यूनिवर्सिटी का जो आपने पर्टिकुलर जो एडवर्टाइज है उसको अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद उसकी जो वेबसाइट होती है उसको आपको अच्छे से चेक करते रहना है, ताकि आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा कि मेरी यूनिवर्सिटी में जहां मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं वहां पे भाई सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी होता है, और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। ये स्टेट गवर्नमेंट का अपना खुद का एक पर्टिकुलर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है। तो जो केयू और एसयू है वहां पे जो इंटरव्यू का सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो है इंटरव्यू का 50% वेटेज प्लस बायोडेटा का 50% वेटेज, और इसमें जो टॉप करता है उसका जो फाइनल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द सीट होता है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आप लोगों को आशा रखता हूं बहुत ही पसंद आया होगा। आपको अगर किसी भी प्रकार का क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल या हमारे यूट्यूब चैनल जैनों की पाठशाला या व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हो। वहां से आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो और हम वहां आपको आंसर दे पाएंगे। तो ये रहा हमारा आज का ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो हमारी चैनल को लाइक कर दीजिए और इसी वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू।